Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। अब आपके सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको जो सब्जेक्ट है उसमें आपने देखा कि 2 पेडागोजी हैं आपके, है ना, पता लग गया होगा जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं। ठीक, जैसे किसी का फिजिकल साइंस है, उसके साथ मैथमेटिक्स हो सकता है, किसी का फिजिकल साइंस है उसके साथ बायोलॉजी हो सकता है। तो 2 तो आपके पेडागोजी हैं। मैथ्स और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन देख लिया है आपने। ठीक है, आप सबका सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, सबको पता है आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। यस मैम। यस मैम। तो यहाँ साइंस के सारे बच्चे हैं, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, तीनों कैटेगरी के बच्चे इस क्लास में हैं, है ना। और 2 सब्जेक्ट आपके और भी हैं, एक है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, और एक पेपर है आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। तो जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है वो संतोष सर और मोहन सर लेंगे, और आईसीटी वाला जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना, मॉर्निंग बेटा, वो यूनिट वाइज डिवाइडेड है। मैं लूंगी, प्रियंका मैम लेंगी और रेखा मैम लेंगी। ठीक है। तो अभी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं हमारे टीचिंग जो पेडागोजी सब्जेक्ट है उसमें। तो चाहे आप फिजिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, या केमिकल साइंस के हैं यहाँ पे, या बायोलॉजिकल साइंस के हैं, तो एक चैप्टर जो है वह तीनों में ही कॉमन है, वो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस टीचिंग, मैथ्स टीचिंग, जो भी है आपका, जो भी सब्जेक्ट है उस टीचिंग में। ठीक, तो अभी हमें फोकस करना है आपके सिमुलेटेड टीचिंग पे। तो सिमुलेटेड टीचिंग में आपको जो है लेसन प्लान बनाना पहले आना चाहिए, क्योंकि आगे आपकी सिमुलेटेड टीचिंग स्टार्ट होनी है। तो पहले आप लेसन प्लान बनाना सीखेंगे, फिर सिमुलेटेड टीचिंग होगी। सारे प्लान बना के चेक कराएंगे और फिर आप पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऑनलाइन पढ़ाएंगे आप। ठीक है। तो प्लान बनाना स्टार्ट करने से पहले प्लान कैसे बनाएंगे, है ना, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक, सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। गरिमा, पूजा, अनिल। मैम वो एक्चुअली मैं कहीं जा रही हूँ मैम, तो रास्ते में हूँ मैम, इससे हेडफोन लगा के क्लास अटेंड कर रही हूँ। ओके, बाकी बच्चे, अनिल, अनिल, स्वाति कब्दल, दिव्या, ठीक है। तो मैम सबसे दिव्या को पापा कह रही है कि वो ज्वाइन नहीं हो पा रही है। नहीं, वो ट्राई तो, हाँ, कनेक्टेड है, अभी तो कनेक्टेड है। स्वाति, दिव्या, पूजा कनेक्टेड है, तीनों कनेक्टेड हैं, मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। कैमरा ऑन कर लीजिए। आंचल, माइक ऑफ कर लीजिए आप अपना। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं जो, वो है हमारा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है। तो सब जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, शिवांशी वर्मा, हाँ, वो शिवांशी वर्मा का लेसन प्लान था जिसमें आपने क्वेश्चन गलत किया है ना। तो आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो अभी आपको जानना यह है कि एम्स और ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक्चुअली क्या है, एक स्टेटमेंट है किसी प्रपोज्ड वर्क का। जो वर्क आप करने जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग वो एक स्टेटमेंट है। जैसे आपने अपने सिलेबस देखा होगा, अभी जो आपने सिलेबस सेकेंड सेमेस्टर का देखा, उसमें क्या देखा, टॉप में उसके उद्देश्य लिखे, मतलब उस को पढ़ने से पहले आपने ऊपर में देखा होगा। तो क्या होगा कि वहां पे ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए, यानी कि जो आप ये पढ़ने जा रहे हैं उसको पढ़ने के बाद इन उन उद्देश्यों की जो है वो प्राप्ति होगी। तो अगर हम एक जनरल सी बात करें, तो अगर सपोज करो कि ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो क्या होगा कि हम जिसको कहते हैं ना, ऑब्जेक्टिव क्या करता है, हमें एक दिशा देता है। और टीचिंग में अगर हम गाइडेड नहीं है, हमारा एक डायरेक्शन नहीं है, तो पढ़ना पढ़ाना दोनों ही मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक? तो बेसिकली अगर हम बात करें
टीचिंग की बात करें, शिक्षण की बात करें, तो क्या है कि ये एक ट्राइपोलर प्रोसेस है ना, पता होगा। यस मैम। ट्राइपोलर है, कौन कौन से पोल हैं इसके, कौन कौन से 3 पोल हैं बताइए। टीचर स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट करिकुलम। हाँ नहीं नहीं नहीं, देखो सबसे पहले आएगा गोल, ठीक, देन दूसरा क्या आएगा, मीन्स, मीन्स याद आया, बताओ, तीसरा क्या आएगा, एविडेंसेस, ठीक है ना। तो ट्राइपोलर प्रोसेस में हमने क्या देखा कि एक तो हमारा गोल हो गया, दूसरा हमारा मीन्स हो गया, और तीसरा एविडेंसेस हो गया। मतलब क्या हुआ इन तीनों का ट्राइपोलर जो पोलर प्रोसेस है, इससे हम क्या समझ रहे हैं, बताओ, पढ़ा तो है फर्स्ट सेम में। मैम यही कि इसका कोई एक उद्देश्य होगा और कोई एक मीनिंग होगा। मीनिंग नहीं, मीन्स मतलब यहाँ पे साधन है, मतलब उस गोल तक पहुंचने के लिए हम किन किन साधनों से जाएंगे, कुछ तो हमारे पास वेपन्स होंगे ना वहां तक पहुंचने के लिए। अब अगर हम इस मीन्स की बात करें, तो मीन्स के फॉर्म में हमारे पास क्या हो सकता है, बताओ, मीन्स के फॉर्म में हमारे पास क्या हो सकता है, करिकुलम हो सकता है, सिलेबस करिकुलम हो सकता है ना। साक्ष्य के रूप में हमारी जो टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस हैं, ये सारी चीजें साक्ष्य होंगी, और इन दोनों के हेल्प से ही हम क्या करेंगे, हम कहाँ तक पहुंच पाएंगे, हम इस गोल तक पहुंच पाएंगे। क्लियर है। जी मैम। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि मतलब एक्चुअली ये इवेल्युएशन अप्रोच था यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम बात करें, जॉन डीवी नाम सुना है। यस मैम। कौन थे जॉन डीवी, कौन है भाई, जॉन डीवी के अनुसार अगर हम बात करें, तो जॉन डीवी ने इस प्रक्रिया को कैसे बताया है, थिंकर है बेटा, वेस्टर्न थिंकर है ना, फिलॉसफी में पढ़ा होगा आपने। तो जॉन डीवी ने कहा कि जो ट्राइपोलर प्रोसेस था हमारा, इसमें क्या देखते हैं हम, ये जो तीनों है, यानी कि यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहाँ से भी, और यहाँ से भी, एक्चुअली ये इंडिकेट करने का मतलब ये है कि हम इस 3 पोल पे जो कुछ भी लिखने वाले हैं, वो सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अगर हम सिंगल एरो दे देते तो मतलब ये था कि ये इससे तो रिलेटेड है, बट इससे ये रिलेटेड नहीं है। तो ये एरो का मतलब ये हुआ कि तीनों पॉइंट पे जो कुछ भी हम लिखने वाले हैं, ये तीनों जो कंटेंट होंगे वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, इंटर रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहले जो आएगा वो क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, आएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा एक पोल पे। अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके लिए हम क्या करेंगे, एक टीचिंग लर्निंग सिचुएशन को क्रिएट करेंगे, टीचिंग लर्निंग सिचुएशन को क्रिएट करेगा, ठीक। अब टीचिंग लर्निंग सिचुएशन का क्या मतलब हुआ, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं इसको, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, लर्निंग एक्सपीरियंसेस हो गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि अधिगम अनुभव, मतलब हमने उद्देश्य बनाया, और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम कहाँ पहुंच गए, अपने टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में, यानी कि हमने अनुभव प्रदान किया छात्रों को। तो उससे क्या होगा कि बच्चे में क्या हो जाएगा, बताइए, प्राप्ति होगी, पढ़ Yes, लेंगे। ma'am. आप क्लास में बैठे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तो क्या हो रहा है आपके में, आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। आप अभी जिस कंटेंट को नहीं जानते थे, पढ़ने के बाद उस कंटेंट को जानने लग गए हैं, यानी कि आपके बिहेवियर में चेंज होगा। तो क्या लिखेंगे, बिहेवियरल
बिहेवियरल चेंज होगा। ठीक है, अब ये बिहेवियरल चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है ना, यानी कि आपके मतलब हुआ अचीवमेंट। अब अचीवमेंट का हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इवेल्युएशन ऑफ अचीवमेंट। ठीक है, यहाँ पर इवेल्युएशन हो सकता है आपके अचीवमेंट का, कि आपका वो जो बिहेवियर है वो चेंज उसमें आया है या नहीं, यानी कि आप सीख पाए हैं या नहीं सीख पाए। तो ये तीनों पोल जो है, ये तीनों जो प्रोसेस है, सेंटर जो तीनों पोल पे है ना, इसका ये मतलब ये हुआ कि भाई आपने उद्देश्य का निर्माण किया बिफोर गोइंग टू टेक क्लास, या जो कुछ भी आप सीखने जा रहे हैं, तो क्या होगा फिर आप क्या करेंगे, उनको अनुभव प्रदान करेंगे, है ना। अनुभव प्रदान करेंगे यानी कि आप कंटेंट डिलीवर करेंगे, लर्निंग एक्सपीरियंस देंगे उन्हें। उस लर्निंग एक्सपीरियंस से क्या होगा, वो अचीव करेंगे। अब अचीव किया है तो ऑब्वियसली बिहेवियरल चेंज होगा, अचीव नहीं किया है तो बिहेवियरल चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसका मूल्यांकन भी कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगुलर रिलेशनशिप आपने देखा, इसमें हम एक चीज यहाँ मैंने पहले भी बताया है कि ये तीनों एक दूसरे से आपस में संबंधित हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? जी अब मैम। हाँ, एक्चुअली ये इवेल्युएशन प्रोसेस है, तो अभी आगे पढ़ेंगे हम, जब इवेल्युएशन वाला यूनिट पढ़ेंगे तो हम वहां पे भी पढ़ेंगे कि ये जो तीनों चीजें हो रही हैं उनसे आखिर पता क्या लगता है। तो जो सबसे पहली बात जो पता लगती है कि ये जो उद्देश्य है इसकी प्राप्ति, ये वाला जो उद्देश्य है इसकी प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। ठीक है, किस सीमा तक उद्देश्य की प्राप्ति हुई है। मूल्यांकन की प्रक्रिया से हम क्या जानेंगे कि ये जो उद्देश्य है हमारा, इसकी प्राप्ति किस सीमा तक, किस लिमिट तक ये उद्देश्य। सपोज करो कि आपने एक लेसन तैयार किया है क्लास में डिलीवर करने के लिए, और आप मान के चल रहे हैं कि आज ये जो है सेल क्या है, सेल कितने प्रकार के होते हैं, है ना, या डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल आपने पढ़ाया है सपोज करो। तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि बच्चों को वो आ गया, याद हो गया, उनको समझ में आ गया। ठीक है, तो जो इवेल्युएशन यहाँ पे, जो प्रोसेस यहाँ पे जो लिखा है, इस इवेल्युएशन प्रोसेस से क्या पता लगेगा कि ये जो उद्देश्य थे उनकी प्राप्ति किस सीमा तक हुई। तो देखो ना, यहाँ ऑब्जेक्टिव बना था, है ना, उससे ये पता लग रहा है कि ये इवेल्युएशन जो मूल्यांकन हुआ है, मूल्यांकन से हमें क्या पता लगा कि ये जो उद्देश्य हमारी है वो किस सीमा तक हम अचीव कर पाए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म था। क्लियर है? अब दूसरी बात अगर कही जाए तो यहाँ पे आ जाते हैं हम कि जो ये हमारा टीचिंग लर्निंग सिचुएशन है या लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, इसमें कहा गया कि कितना प्रभावशाली रहा, यानी कि इसके इफेक्टिवनेस की भी हम जांच मूल्यांकन से कर लेंगे। इस मूल्यांकन से हम इसके इफेक्टिवनेस की भी जांच कर लेंगे, कितना इफेक्टिव रहा है। यानी कि इसके इफेक्टिवनेस की भी जांच हो जाएगी। पहली बात क्या साबित हो रही है मूल्यांकन की प्रक्रिया से, कि उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई, और दूसरा कि जो हमने अधिगम अनुभव उन्हें दिया है ना, वह कितना प्रभावशाली या कितना इफेक्टिव रहा है। फिर तीसरी बात आ गई कि अगर हमने उद्देश्य बनाया था और अगर हमने लर्निंग जो एक्सपीरियंस उनको प्रोवाइड किया है, यानी कि ये जो हमने बनाया ऑब्जेक्टिव, तो इसको बनाने के बाद हमने क्या दिया, टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में उनको अनुभव प्रदान कराया, पढ़ाया, यानी कि तो पढ़ाने से जो छात्र और छात्राएं हैं उनमें उनके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है, यानी कि बिहेवियरल चेंज हुआ है या नहीं, यानी हम जनरल वर्ड में कह सकते हैं कि वह उस चीज को कितना सीख पाया है या नहीं। तो आपने देखा कि ये जो तीनों जो आपके सामने लिखा था, ऑब्जेक्टिव, लर्निंग एक्सपीरियंस और बिहेवियरल चेंज, वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है कि अगर उद्देश्य हमने निर्धारित किया तो उस उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई। ठीक है, हम इसकी जांच करेंगे मूल्यांकन के थ्रू, है ना। अब अगर हम हमारे उसकी प्राप्ति हुई है, उद्देश्य की प्राप्ति हुई है, तो ऑब्वियसली बिहेवियर चेंज भी हुआ होगा, जो थर्ड में हमने बात करी, है ना। और जो लर्निंग एक्सपीरियंस था वो कितना प्रभावशाली था, वो इफेक्टिव था या नहीं था, यानी कि उसके इफेक्टिवनेस की भी हम जांच कर लेंगे। क्लियर है? अब इस पूरी प्रक्रिया में हमें हमारा जो टीचिंग मेथड है, टीचिंग मेथड्स हैं हमारे पास, है ना, ये हेल्पफुल हैं। फिर हमारा करिकुलम जो है,
ये हमारी सहायता प्रदान करता है। हमारे पास अब इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, हम करिकुलम के चैप्टर को भी पढ़ेंगे आगे डिटेल में, है ना। मेथड्स को भी पढ़ेंगे, कितने तरीके का मेथड है, स्टूडेंट सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक, सारे मेथड्स को पढ़ेंगे। साथ में इवैल्यूएशन चैप्टर को तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया है सबको? यस मैम। यस मैम। इसे इरेज कर दूं? जी मैम। ओके, तो अब ये तो हमने जनरल बात सीख लिया, है ना। अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि भाई एक्चुअली एम है क्या, है ना। अभी तक जनरली आपने एम को ये वर्ड सुना तो होगा, इससे पहले नहीं सुना है? उद्देश्य सुने हैं आपने इससे पहले? आपको लोग से पूछा जाता होगा आपके क्या लक्ष्य या उद्देश्य हैं, तो आज उसका टेक्निकल डेफिनेशन हम देखेंगे कि एक्चुअली होता क्या है, हमारा उद्देश्य या एम क्या होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम किसकी, मीनिंग ऑफ एम। मीनिंग ऑफ एम्स। ठीक है, एम है क्या? तो अगर हम बात करें, जॉन डीवी की बात करें, यहाँ पर फिर से जॉन डीवी को कोट करते हैं, तो जॉन डीवी कहते हैं कि जो हमारे ये उद्देश्य होते हैं उनका उसको उन्होंने कहा कि पूर्व निर्धारित जो है, ये उद्देश्य जो है वह पूर्व निर्धारित लक्ष्य है। ठीक है, पूर्व निर्धारित लक्ष्य यानी कि पहले ही निर्धारित किया गया है, एक गाइडलाइंस है। क्लियर है? ये जॉन डीवी ने कहा है। एक्चुअली अगर हम उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य को हिंदी में अगर हम डिफाइन करते हैं तो उत, ठीक है, प्लस किससे बना है, दिश। उत प्लस दिश से बना है। तो उत का मतलब क्या हुआ, ऊपर की ओर, है ना, ऊपर की ओर। और दिश मतलब दिशा, ऊपर की ओर दिशा निर्देशित करना। ठीक है, याद रहेगा हमेशा। यस मैम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने अभी कोट किया कि जॉन डीवी ने क्या कहा कि उद्देश्य जो है पूर्व निर्धारित क्या है, वह लक्ष्य है। तो अब अगर हम बात करें कि जो कोई भी क्रिया हम संचालित करते हैं, ठीक है, तो क्रिया को संचालित मतलब ये जो लक्ष्य है वो किसी क्रिया को करने के लिए हमें क्या करता है, एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, हम उस क्रिया को करते हैं और करने के लिए प्रेरित होते रहते हैं, और जैसे ही हम करते हैं तो हमारे क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। अगर हम बात करें कोई भी क्रिया, जीवन में कोई भी काम हम जो कुछ करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य हमारा जरूर होता है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई है ना। तो कह सकते हैं कि उद्देश्य जो है वह पूर्व निर्धारित लक्ष्य है जो किसी व्यक्ति को सफलतापूर्वक मतलब सक्सेसफुली थिंकिंग करने में हेल्प करता है और प्रॉपर प्लानिंग में हेल्प करता है ना। और इच्छानुसार जो वो क्रिया करना चाहता है उसके लिए हमेशा उसे वो प्रेरित करता है। तो ये जनरल आपने देखा कि उद्देश्य क्या है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया है तो वो जैसे जैसे उसके निकट आता है तो वैसे वैसे उस क्रिया को करने में आप देखेंगे कि उसमें अंतर आने लगता है और अंत में वह अपने लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, जैसे जिस दिन से आपने सोचा कि मुझे टीचर बनना है तो आपने बीएड एंट्रेंस की तैयारी भी शुरू कर ली, है ना। तो जैसे जैसे आप तैयारी करते, क्रिया करते चले गए और आखिरी में क्या हुआ कि आपने उसको प्राप्त कर लिया ना, तो आपका एडमिशन बीएड में हो गया, अब आप बीएड के स्टूडेंट हो गए, कल को आप टीचर भी बन जाएंगे, है ना। तो ये तो जनरल सी बात हो गई। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसकी मतलब नीड एंड इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें कि उद्देश्य की आवश्यकता और महत्व की बात करें तो क्या हो सकता है कि सबसे पहले जो चीज हमारे सामने आएगी वो हम क्या देखेंगे कि उद्देश्य अगर है, उद्देश्य की अगर हम बात करें तो उसके बगैर अगर उद्देश्य नहीं है
तो सबसे पहले जो बात आएगी, हम दिशा विहीन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं। अगर आपसे पूछ ही दिया जाए कि उद्देश्य के महत्व पर प्रकाश डालें या उनकी आवश्यकताओं पर प्रकाश डालें, तो आप उसको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, है ना। पॉइंट वाइज कैसे लिख सकते हैं, तो कुछ एक पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, है ना। कुछ एक पॉइंट आपको बता देती हूँ, आप उस पॉइंट को लिख लीजिए। चलिए, सबसे पहला एक पॉइंट लिखिए आप, नीड एंड इम्पोर्टेंस में आपका सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा कि उद्देश्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षा एवं शिक्षण प्रक्रिया का संचालन करना क्या हो जाएगा, कठिन कार्य हो जाएगा। लिख लिया आपने? उद्देश्य के अभाव में क्या हो जाएगा, उद्देश्य के अभाव में शिक्षा एवं शिक्षण प्रक्रिया का संचालन करना कठिन कार्य हो जाएगा। ठीक, कंप्लीट हो गया सबका। दूसरे पॉइंट में आ जाइए कि इसके आधार पर ही शिक्षक तथा शिक्षार्थी इसके आधार पर ही शिक्षक तथा शिक्षार्थी को यह पता रहता है कि उसे क्या तथा कितना सीखना एवं सिखाना है, क्या तथा कितना सीखना एवं सिखाना है। मतलब जैसे बीइंग ए टीचर आप पढ़ाने जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चे का मानसिक स्तर क्या है, वो कौन सी क्लास में है ना। तो उसके आधार पर ही तो आप उस क्लास के कंटेंट का लेवल रखेंगे। क्लियर है? ठीक, तो वो क्या करेगा, आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि आपको क्या और कितना सिखाना है, यानी अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ क्लास आप उसको कंटेंट डिलीवर करेंगे। दो चीज क्लियर हो गई? यस मैम। ठीक है, तीसरे पॉइंट में आ जाइए। उद्देश्य के आधार पर ही पाठ्यक्रम, उद्देश्य के आधार पर ही पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, परीक्षा प्रणाली आदि का चयन एवं सुधार किया जाता है। मतलब अगर हम उद्देश्य निर्धारित कर लेंगे तो हमें कौन सा पाठ्यक्रम लेना है, ठीक है, कौन सी शिक्षण विधि उपयुक्त है, या परीक्षा जो प्रणाली है वो हमें कौन सी परीक्षा प्रणाली को ऑप्ट करना है, इन सारी चीजों का चयन करने में तथा इनमें सुधार लाने में भी जो उद्देश्य है वो क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जी मैम। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लिखिए उसको। इसके ज्ञान से अध्यापक एवं विद्यार्थी दोनों, है ना, इसके ज्ञान से अध्यापक तथा विद्यार्थी दोनों में आत्मविश्वास, उत्साह एवं धैर्य उत्पन्न होता है। अध्यापक एवं विद्यार्थी दोनों में आत्मविश्वास, उत्साह तथा धैर्य उत्पन्न होता है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। नेक्स्ट में आ जाइए। इसके आधार पर ही हम समाज तथा व्यक्ति का उचित विकास कर सकते हैं। इसके आधार पर ही हम समाज एवं व्यक्ति का उचित विकास कर सकते हैं। क्लियर? कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लेना। मैम लास्ट वाला रिपीट कर दीजिए एक बार। इसके आधार पर ही हम समाज तथा व्यक्ति का उचित विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। उद्देश्य के अभाव में कार्य करने का उद्देश्य के अभाव में
कार्य करने पर परिणाम सकारात्मक नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि वो गाइडेड डायरेक्शन ही नहीं होगा ना, तो जो परिणाम हम चाहते थे, वांछित परिवर्तन जो चाहते थे, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए ये पॉइंट है कि उद्देश्य के अभाव में जब अगर हम काम करेंगे तो जो परिणाम सकारात्मक रूप से निकलना चाहिए वो नहीं निकलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। अब अगर उद्देश्य का ज्ञान है हमें, हमने उद्देश्य निर्धारित कर लिए हैं, तो क्या होगा, इसके ज्ञान होने पर समय, धन एवं शक्ति का हम सदुपयोग कर सकेंगे। लिख लिया सबने? जी मैम। ठीक है। यस मैम। अब अगर हम बात करें कि टीचिंग ऑफ साइंस या मैथमेटिक्स की बात करें, तो जो टीचिंग ऑफ साइंस और मैथमेटिक्स हैं, तो उनके कुछ उद्देश्य हैं। ठीक है, वो कौन कौन से उद्देश्य हैं, वो आप अपनी कॉपी में एक डायग्राम के थ्रू इसको लिखिए। मैं बोर्ड पे बनाती हूँ, आप उसको लिखते जाइए। बोर्ड दिख रहा है? यस मैम। मैं बोर्ड पे बनाती हूँ, आप इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कीजिए। कभी कभी ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन में कि विज्ञान शिक्षण या गणित शिक्षण या जीव विज्ञान शिक्षण, है ना, इनके कुछ सामान्य उद्देश्यों के बारे में बताइए। ठीक है, तो आप एक डायग्राम बनाइए, उसके सेंटर में आप लिखते जाइए। मेरे तो इस पे व्हाइट बोर्ड पे जगह कम होती है, तो वैसा नहीं बना सकते हैं। आप ऐसा करिए, सेंटर में लिखिए कि एम ऑफ टीचिंग साइंस, एम ऑफ टीचिंग साइंस, सेंटर में लिखिए एम्स ऑफ टीचिंग साइंस, है ना। मैथ्स के पेपर में आएगा तो मैथ्स लिख लेंगे, जंतु विज्ञान में आएगा तो जंतु विज्ञान लिखेंगे, लेकिन वो होंगे यही। ठीक है, अभी यहाँ पे आप एक इस तरीके से अपनी कॉपी में बना लीजिए। बना लिया, है ना। अब आप सबसे पहले आप लिख लीजिए कि इसका पहला जो एम होगा दैट इज इंटेलेक्चुअल एम। पहला लिख लिया आपने, इंटेलेक्चुअल एम, बौद्धिक उद्देश्य लिख लिया। यस मैम। हाँ, दूसरा लिखिए प्रैक्टिकल एम, लिख लिया। यूटिलिटेरियन एम भी कहते हैं या यूटिलाइजेशन एम भी कहते हैं, और हिंदी में प्रयोगात्मक या उपयोगिता। तीसरे में आ जाइए डिसिप्लिनरी एम, डिसिप्लिनरी एम अनुशासन संबंधी उद्देश्य होंगे। नेक्स्ट आ जाइए मोरल एम, मोरल एम नैतिक उद्देश्य होंगे। फिर आ जाइए सोशल एम, सामाजिक उद्देश्य। फिर आप लिख लीजिए कल्चरल एम, लिख सकते हैं। प्रॉब्लम
सॉल्विंग एम, लिख लिया। समस्या समाधान उद्देश्य, लिख लिया। अब आ जाइए आप वोकेशनल एम। वोकेशनल एम लिख लिया। व्यवसायिक या जीवन उपार्जित करने के लिए जो लक्ष्य होगा, है ना, वोकेशनल एम। एम रिलेटेड टू साइंटिफिक एटीट्यूड, एम रिलेटेड टू साइंटिफिक एटीट्यूड, है ना, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने का एम। विज्ञान क्यों पढ़ा जा रहा है? क्योंकि आपके अंदर क्या हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो। फिर लिखिए एम रिलेटेड टू, मैं पूरा नहीं लिख रही हूं, आप लिखिए एम रिलेटेड टू रिक्रिएशन, recreation and utilization of leisure टाइम। मतलब जो समय का, हम खाली समय का सदुपयोग कैसे करें, है ना। उसके बाद आ जाइए साइकोलॉजिकल एम। ठीक है, मनोवैज्ञानिक उद्देश्य। उसके बाद एक इधर भी लिख देते हैं, आप थोड़ा डायग्राम अच्छे से बनाइएगा, मेरा व्हाइट बोर्ड बहुत छोटा होता है ना। एस्थेटिक एम, सौंदर्यात्मक, है ना, इसको कहते हैं एस्थेटिक एम। तो आइए इस पे बात करते हैं। लिख लिया सबने? तो विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि जो इंटेलेक्चुअल एम की अगर हम बात करें, जो पहला आपने देखा यहाँ इंटेलेक्चुअल एम की अगर हम बात करें, तो इंटेलेक्चुअल एम क्या होगा, छात्रों में बौद्धिक और मानसिक विकास उत्पन्न करने की बात करता है। छात्रों में, समझ में आ रही है बात कि आखिर विज्ञान शिक्षण को पढ़ाने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो हम सबसे पहले ये मान के चलते हैं कि विज्ञान शिक्षण मतलब विज्ञान पढ़ने के बाद या मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद, फिजिकल साइंस का जो भी सब्जेक्ट आप जिसमें ये आपका क्वेश्चन आए तो आप वहां पर उसको ऐसे ही लिखेंगे कि इसको पढ़ने के बाद छात्रों से ये अपेक्षा की जाएगी कि उनका जो है वो ज्ञानात्मक विकास या जो उनका मेंटल डेवलपमेंट है वो हो रहा है। क्लियर है? अब हम बात करें प्रैक्टिकल एम की, प्रयोगात्मक, जो ये दूसरा है हमारा प्रैक्टिकल एम की अगर हम बात करें तो दैनिक जीवन में इसको पढ़ने के बाद दैनिक जीवन में वो किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। सपोज करो कि अगर आपने साइंस पढ़ा है, आपने साइंस में एसिड, बेस, सॉल्ट सब पढ़ लिया है, ठीक है, तो क्या होगा कि हल्दी का निशान अगर कपड़े में लग गया है तो आपको पता है साइंस के अकॉर्डिंग कि भाई ये किस नेचर का है, एसिडिक है, बेसिक है, इसको कैसे रिमूव करना है, ठीक है ना। तो साइंस पढ़ाना सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं रखना है उसका, है ना, हमें उसका क्या करना है, यूटिलिटी मतलब यूटिलाइजेशन करना है कि प्रैक्टिकली हम लाइफ में उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर पाए, है ना। नेक्स्ट हमने क्या लिखा है, डिसिप्लिनरी एम। डिसिप्लिनरी एम का क्या मतलब होगा, यानी कि छात्रों को अपने मन या मस्तिष्क, माइंड, हैबिट, ये सारी चीजों में एक ना साइंस का जो एम है डिसिप्लिन का, वह क्या है कि उसमें एक संयम, एक अपना एक तरीका, एक
उनका एक ना आदतों में एक डिसिप्लिन हो जाती है। क्यों? क्योंकि साइंस कभी भी ना सिस्टमेटिक होने की बात करता है ना। साइंस का डेफिनेशन पढ़ा है आपने? साइंस किसे कहते हैं? सिस्टमेटिक स्टडी है वो, ठीक। तो उसका डिसिप्लिन क्या बनेगा? देखो, कोई भी विषय जो व्यक्ति पढ़ता है ना, तो वह उसके व्यक्तित्व पे उसका प्रभाव दिखाई देता है, उस विषय का प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। तो जो साइंस पढ़ेगा उसके साइंटिफिक एटीट्यूड भी हो जाएगा, चीजों को बहुत सिस्टमेटिक करने का उसका जो एटीट्यूड है वो डेवलप हो जाएगा, है ना। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि जो डिसिप्लिन है वो एक्चुअली क्या होगा कि काम को सिस्टमेटिक करता है, तो उसकी हैबिट क्या हो जाएगी, वह क्या होगा कि किसी भी काम को बहुत सधे हुए तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से करेगा। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं मोरल एम की, नैतिक मूल्य क्या होंगे, तो छात्रों में जो अलग अलग नैतिक मूल्य हैं उनका विकास होगा, है ना। ये मूल्य मूल्य एक्चुअली होते क्या है, प्राइस मत समझ लेना, यहाँ मूल्य प्राइस नहीं है, वैल्यूज हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि वो सिस्टमेटिक हो रहा है, डिसिप्लिन उसके अंदर है, तो जितने भी सही गलत मतलब राइट रॉन्ग सारे डिसीजन उनमें क्या होंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। मोरल एम है साइंस का। सोशल एम क्या होगा बताओ? मतलब जितने भी सामाजिक गुण हैं उनका विकास करना, ठीक है। मतलब साइंस को पढ़ने के बाद छात्रों से अपेक्षित होगा कि उनके अंदर सामाजिक गुणों का भी विकास हो, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं कल्चरल एम। कल्चरल एम यानी कि जो कुछ भी हमारा कल्चर और ट्रेडिशन बताता है, हम उसको सीखें, हम उसको ऑप्ट करें, ठीक। साइंस नेक्स्ट जो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग एम में क्या होता है कि समस्या को, साइंस चूंकि सिस्टमेटिक है, चीजों में साइंटिफिक एटीट्यूड आ जाता है, चीजों को सॉल्व करने का तरीका आता है, सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, तो क्या होता है, रिजल्टेंट क्या होता है कि हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो यानी कि साइंस को पढ़ने पढ़ाने के बाद हम ये अपेक्षित करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि बच्चों में क्या है, समस्या समाधान की योग्यता का भी विकास हो। वोकेशनल एम की बात करें तो टेक्निकल एजुकेशन अगर वो ले रहा है तो ऑब्वियसली व्यवसायिक रूप से भी वह सक्षम होगा, ठीक है। अब एम रिलेटेड टू साइंटिफिक एटीट्यूड की बात करें तो साइंस पढ़ने के बाद ऑब्वियसली उसके सोचने समझने का तरीका, उनकी आदतों में क्या बदलाव आएगा कि वह सिस्टमेटिक होगा, साइंटिफिक हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बात करेंगे तो रिक्रिएशन, वो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस उसके अंदर आ जाएगी, यानी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों तरह की थिंकिंग होगी उसके अंदर। तो वो क्या कर सकेगा, रिक्रिएशन कर सकेगा, और जो अपने जो खाली समय है उसका वो प्रॉपर इस्तेमाल भी कर सकेगा। अब साइकोलॉजिकल एम की अगर हम बात करें तो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह स्वाभाविक उसके अंदर जो एक प्रैक्टिकल उसके अंदर जो उसका इंटरेस्ट होगा उसको वो फुलफिल करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों का विकास होगा उसमें। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन करें, तो ये जनरल एम्स थे जो विज्ञान शिक्षण से संबंधित थे। यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। मैम ठीक है। सौंदर्यात्मक का मतलब, ये हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। सौंदर्यात्मक का मतलब ये एस्थेटिक समझते हो? जैसे रोड पे चल के जा रहे हो, है ना, तुम्हें गंदगी दिख गई, कीचड़ है, काऊ डंग है, गंदगी है, तो मतलब वो रिएक्शन वो आपके शकल पे और आपके मतलब चेहरे के हाव भाव में दिखाई देगा, यक ऐसी वाली फीलिंग आ जाएगी। लेकिन अगर जहां आप चल के जा रहे हो बहुत प्लीजेंट है, बारिश हो रही है, बहुत अच्छा ग्रीनरी है, फ्लावर्स हैं, तो आप एकदम अच्छा सा फील करेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है कि हम जिस सराउंडिंग में हैं उसका भी प्रभाव उस पर पड़ता है। लेकिन यहाँ बात की जा रही है कि साइंस को पढ़ने से जो साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होगा, तो आपके अंदर चूंकि आप सिस्टमेटिक हैं, तो किसी चीज को जब आप सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो क्या होगा कि आपके काम करने का तरीका जो है वो बहुत ही सुंदर हो जाएगा, अच्छे तरीके से करेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे कि वो नहाने गए तो अपने कपड़े यहाँ से ऐसे उठाएंगे, ऐसे उठाएंगे, टॉवेल उधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया, मतलब
सिस्टमेटिक आप नहीं हो पाए हैं। लेकिन साइंस कहता है कि अगर आप धीरे धीरे आपके अंदर ये एक आदत विकसित हो जाएगी कि आप अपनी चीज, मतलब शुरुआत वहीं से हो जाएगी कि आप अपनी चीजों को सही तरीके से रखने लग जाएंगे, तो वो आदत धीरे धीरे हैबिट फॉर्म हो जाएगा, एटीट्यूड बन जाएगा आपका, हैबिट फॉर्म हो जाएगा, तो काम को आप सही और सुंदर तरीके से भी करना पसंद करेंगे। ठीक है, अपने फाइल्स हैं तो सिस्टमेटिक बना के रखेंगे, है ना। किसी काम को अभी लैब में करना है तो अभी बीकर उठाया, टेस्ट ट्यूब गिराया, ऐसा नहीं होगा, वहां भी एस्थेटिक सेंस आपका दिखाई देगा कि काम को नीटली क्लीनली आप उसको करेंगे, दैट इज एस्थेटिक सेंस, है ना। तो साइंस को पढ़ने से भी क्या होगा कि हमारे अंदर एस्थेटिक जो हमारा सेंस है वो डेवलप होगा। तो ये एक लक्ष्य है, उद्देश्य है जो साइंस को पढ़ने के बाद हमारे अंदर विकसित होता है। क्लियर है? जी मैम। यस तो मैम। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये जनरल सा है, इसका नोट्स आपको सेंड कर दूंगी, पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर डिस्कस कर लेंगे। एक टॉपिक यहाँ पे बन जाता है कि रोल ऑफ साइंस टीचर इन अचीविंग एम। उस एम जो अभी हमने जनरल एम की बात की है, उसको अचीव करने में, बीइंग अ साइंस टीचर, बीइंग अ मैथमेटिक्स टीचर, बीइंग मतलब जो भी सब्जेक्ट आपका है ना, तो आपका रोल क्या है और कैसे आप अपने स्टूडेंट्स में वो एम उसको अचीव कराने में आप किस तरीके से सहायता प्रदान करते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन आप एक तैयार कर लीजिएगा थोड़ा सा, कि बाई चांस अगर आ ही जाए तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि ये तो हमने जनरल से उद्देश्य के बारे में बात कर लिया, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, जिसको हिंदी में हम प्राप्त उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं, यानी कि उद्देश्य की बात करते हैं। उद्देश्य है क्या? उस दिन एग्जाम्पल बताया था मैंने कि अगर हम एम को छत मान ले, है ना, टॉप फ्लोर मान ले, तो टॉप फ्लोर पे पहुंचने के लिए हम कैसे पहुंचेंगे? मैम छोटी छोटी एम बनाकर। हाँ, यानी कि सीढ़ियों के माध्यम से, और सीढ़ियां कैसे बनी हुई हैं? छोटे छोटे स्टेप्स के बने हुए हैं, है ना, बने हुए हैं ना। तो अगर हम एम को टॉप मानते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव्स के माध्यम से, यानी कि छोटे 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 हम टारगेट बनाएंगे, और इनको अचीव किया नेक्स्ट, इनको अचीव किया नेक्स्ट, ऐसे करते करते हम अपने फाइनल गोल पे पहुंच जाएंगे। तो एक्चुअली जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, अपने एम की प्राप्ति, लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे? जी तो मैम। शिक्षा के अंतर्गत अगर हम बात करें ब्रॉड सेंस में, तो हमारे लक्ष्य क्या होते हैं, ब्रॉड सेंस में होता है, और उद्देश्य छोटे छोटे होते हैं जिनके सहायता से हम क्या करते हैं, हम अपने ब्रॉड एम तक पहुंचते हैं, और ये जो छोटे छोटे हमारे निर्धारित स्टेप होंगे वही हमारा ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एक डेफिनेशन लिखना अगर चाहते हैं तो एक डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। एनसीईआरटी की परीक्षा एवं मूल्यांकन एक दस्तावेज है ना, उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है उसको डिफाइन किया है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। प्राप्त उद्देश्य, प्राय उद्देश्य वह बिंदु है जिसकी दिशा में कार्य किया जाता है, एक सुनियोजित परिवर्तन है जिसे किसी क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसे किसी क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है तथा जिसके लिए हम कार्य करते हैं। According to NCERT evaluation and examination document, an objective is a point of and in view of some things toward which action is directed, a planned change through any activity what we set out to do.
तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि अगर हम एम को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे और छोटे छोटे एफर्ट्स लगाएंगे। तो ये जो छोटे छोटे एफर्ट्स के थ्रू हम एम तक पहुंच रहे हैं, यही छोटे एफर्ट हमारे क्या हैं, हमारे उद्देश्य कहलाएंगे। और ये छोटे छोटे एफर्ट जो है, अगर शिक्षा ग्रहण करना हमारा लक्ष्य होगा तो हर एक क्लास में जो कुछ भी हम अचीव कर रहे हैं वो छोटे छोटे हमारे उद्देश्य के माध्यम से हम शिक्षित हो रहे हैं। हिमानी समझ में आया बेटा? यस मैम। ठीक है। अब अगर हम बात करें, इसको रब कर दूं ना, यस मैम। कि उद्देश्य जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। उद्देश्य के प्रकार बताओ, कुछ आइडिया आ रहा है? ये टॉपिक इससे पहले कभी सुना था लाइफ में? अभी इसका इस्तेमाल कहीं किया है? जनरल तो किया ही है, क्या उद्देश्य हैं आपके जीवन के एंड ऑल, इस तरीके के क्वेश्चन तो फेस किए हैं। टेक्निकली हम यहाँ पे उसको अब डिफाइन कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि हमारे जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए यहाँ पे। है ना, ऑब्जेक्टिव की टाइप की बात करें तो ये हो गया जी हमारे 2 प्रकार का उद्देश्य हो गया। कौन कौन सा होगा? एक होगा हमारा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव और दूसरा होगा हमारा टीचिंग ऑब्जेक्टिव। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव और दूसरा हमारा होगा टीचिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव यानी कि शैक्षिक उद्देश्य और टीचिंग ऑब्जेक्टिव शिक्षण उद्देश्य। लिख लिया? अब अगर हम बात करते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव की, अगर हम बात करें तो शैक्षिक उद्देश्य जो होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे व्यापक होते हैं। ये क्या होता है? ब्रॉड होता है। क्लियर है? एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? वो ब्रॉड होते हैं। ठीक, और इसका अगर इसके नेचर की बात करें तो क्या होगा, ये मतलब इसका आधार जो होगा दार्शनिक आधार होगा। ठीक है, तो डिफाइन अगर करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, मतलब ब्रॉड होंगे, टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, ब्रॉड होंगे, बड़े होंगे, बिग सेंस में लिए जाएंगे और आधार इसका दार्शनिक होगा। तो अगर हम इसको परिभाषित करें तो क्या होगा, बालकों में होने वाले उस परिवर्तन से है जो शैक्षिक क्रियाओं द्वारा, मतलब जो टीचिंग एक्टिविटीज हैं उनके द्वारा सुनियोजित ढंग से लाया जाता है। यानी कि एन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, लिख लीजिए, एन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव implies the changes that we try to produce in the child. यानी कि अब अगर हम बात करें तो इसकी प्राप्ति छात्र के जो संपूर्ण शैक्षिक जीवन, यानी कि पूरे लाइफ साइकिल में जितना एजुकेशनल अचीवमेंट आपने किया है, यानी संपूर्ण शैक्षणिक जीवन, प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर की शिक्षा व्यवस्था के द्वारा जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है वह हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आएगा। अब अगर हम डॉक्टर ब्लूम की बात करें तो डॉक्टर ब्लूम ने इसको परिभाषित किया और बताया कि जो शैक्षिक उद्देश्यों की सहायता से केवल पाठ्यक्रम की रचना और अनुदेशन के लिए निर्देशन ही नहीं दिया जाता, अपितु यह मूल्यांकन की प्रविधियों के विशिष्टीकरण में भी सहायक होते हैं। यानी कि मूल्यांकन का जो टेक्निक है, मूल्यांकन के जो टेक्निक है उसके स्पेसिफिकेशन में भी ये हेल्प करता है। ठीक, यानी कि सिंपल सी
बात है कि आप पढ़ लिख के जो कुछ भी बनेंगे, है ना, वो अल्टीमेटली जो आप बन रहे हैं दैट इज एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसलिए क्या कहा कि दार्शनिक आधार है और ये ब्रॉड सेंस में भी लिया जाता है। क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं हमारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव पे, शिक्षण के उद्देश्यों में आ जाते हैं। इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को तो आप लिख लीजिए, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट ओनली द गोल्स टुवर्ड which the curriculum is shaped and toward which instruction is guided, but they are also goals that provide the detailed specification for the construction and use of evaluation techniques. ठीक है, तो ये तो थे आपके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। अब अगर हम ये टीचिंग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ हमने देखा कि ये बहुत ब्रॉड सेंस में थे, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स में हम अचीव करेंगे इनको, है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, संकुचित होंगे, मतलब नैरो हो जाएंगे, और इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, साइकोलॉजिकल हो जाएगी। हमने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में देखा कि उसका आधार क्या था, दार्शनिक था, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक हो जाएगा। ठीक है, तो शिक्षण की युक्तियों द्वारा, मतलब जो टीचिंग मेथड्स हैं, डिवाइसेस हैं, स्ट्रेटजीज हैं, है ना, इसके लिए महत्वपूर्ण हो गया यहाँ पे, यानी टीचिंग मेथड्स, स्ट्रेटजीज जो कुछ भी है वो हम उसका इस्तेमाल यहीं पे करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाएगी, मतलब जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव है हमारे, हम यहाँ नैरो में है, यानी कि क्लासरूम सिटिंग में जो हम छोटे छोटे उद्देश्य बनाएंगे उसकी प्राप्ति से इसका संबंध है। और इसकी जो प्राप्ति होगी विद्यालय में निर्धारित जो कालांश है, मतलब जो पीरियड्स हम लेते हैं छात्रों का, फर्स्ट पीरियड सेकेंड में, तो छोटे छोटे पीरियड्स में भी हम इनको अचीव कर सकते हैं, जबकि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ब्रॉड सेंस में था, तो यानी कि लाइफ टाइम में ही अचीव हो सकता था। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए, अब अगर हम बात करें तो आ जाते हैं, अब इसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन एन एंड ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य और प्राय उद्देश्य में अंतर। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा। ठीक, वहां हमने बहुत तरीके के एम देखे, जो डायग्राम आपने बनाया, जिसमें एस्थेटिक, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, वो सारे देखे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, साइंटिफिक एटीट्यूड, वो सारे एम देखे। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा, और ऑब्जेक्टिव्स के भी दो प्रकार हमने देख लिए, एजुकेशनल और टीचिंग ऑब्जेक्टिव देख लिए। अब हम बात करते हैं एम एंड ऑब्जेक्टिव के डिफरेंस की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही है, लॉन्ग के साथ भी आ जाता है, कभी शॉर्ट में अकेले भी ये क्वेश्चन होता है। तो डिफरेंसेस अगर बात करें तो जो सबसे पहला डिफरेंस है एम के बारे में, आप अपने कॉपी में पहले एम लिख लीजिए, फिर ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए। तो जो उद्देश्य है, मतलब एम जो है वह क्या होते हैं, ब्रॉडर सेंस में होता है, मतलब असीमित होता है, बड़ा होता है, जबकि जो प्राय उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्या होंगे, नैरो होंगे, सीमित होते हैं। लिख लिया? यस मैम। ठीक, फिर से एम पे आ जाइए कि ऑब्वियसली ये ब्रॉड है तो क्या होंगे, दीर्घकालीन होंगे, टाइम टेकिंग होगा, और ये क्या होंगे, तत्कालीन और अल्पकालीन होंगे, तत्कालीन और अल्पकालीन होंगे। क्लियर? तो उद्देश्य जो होंगे अस्पष्ट, एम जो होगा अस्पष्ट और अनिश्चित होगा, जबकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव है वह स्पष्ट और निश्चित होगा। क्लियर होगा बिल्कुल।
फिर से एम पे आ जाइए कि इसकी प्राप्ति में विद्यालय, समाज, संपूर्ण राष्ट्र जिम्मेदार होगा, जबकि इसकी प्राप्ति जो होगी, ऑब्जेक्टिव की प्राप्ति के लिए शिक्षक ही जिम्मेदार होगा। फिर से एम पे आ जाते हैं कि एम जो है उसकी प्राप्ति का मापन और मूल्यांकन करना संभव नहीं है, जबकि जो उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनका मापन और मूल्यांकन करना संभव हो सकता है। इजी टू मेजरेबल। फिर से एम पे आ जाइए, है ना, कि इसका संबंध क्या होगा, शिक्षा तथा भविष्य से होता है। और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यह शिक्षा में निहित होते हैं तथा टीचिंग से संबंधित होते हैं। इसका संबंध किसी विशेष प्रकरण से होता है, मतलब जो हम उस वक्त पढ़ने जा रहे हैं उसका संबंध उससे होगा। फिर से एम पे आइए, तो कह रहा है कि इसका स्रोत जो होगा, है ना, सोर्स क्या होगा, समाज शास्त्र होगा, दर्शन शास्त्र होगा और संपूर्ण शिक्षा शास्त्र होगा। जबकि अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका संबंध किससे होगा, मनोविज्ञान से होगा। एम पे आ जाइए, तो एम के लिए हम क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव इसमें समाहित होता है, क्योंकि ये ब्रॉडर है ना, तो जो ऑब्जेक्टिव है वो उसमें समाहित होगा। तो ऑब्वियसली अपोजिट में हम क्या लिखेंगे, उद्देश्य का ही, मतलब ये एम का ही पार्ट है। एम के बारे में, यह बिल्कुल सब्जेक्टिव होगा, जबकि ऑब्जेक्टिव में क्या होंगे, ऑब्जेक्टिविटी के गुण पाए जाएंगे। ठीक है, फिर से आइए अब बोर्ड पे। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इतना याद हो गया, समझ में आ गई बात? याद तो क्या हुआ होगा, कम से कम समझ में आ जाए बात। यस मैम। ठीक है, तो अब आ जाते हैं। ये तो हमने इतना हमने जो पढ़ा वो जनरल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पढ़ा। तो आज से पहले आपने अपने पूरे टीचिंग लाइफ में क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है को जो समझ रहे थे, आज आप उसको डिफाइन करने के लायक हो गए हैं। क्लियर? यस मैम। चलिए, अब आगे हम अब टेक्निकली पढ़ते हैं कि एक्चुअली हमारा जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव जो सेकंड वाला था हमारा, ऑब्जेक्टिव में पहला एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव था और दूसरा क्या था, टीचिंग ऑब्जेक्टिव था। टीचिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना? तो अब हम यहाँ से बिल्कुल टेक्निकल, यहीं से हमें अपने लेसन प्लान के बारे में पढ़ना है। अभी तक हम जनरल को पढ़ रहे थे, तो बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव। अब हम यहाँ यहीं पे शुरुआत करते हैं, बिल्कुल यहीं पे, बिल्कुल सीखते सीखते चले जाना, बहुत सिंपल है, कहीं घबराने वाली बात नहीं है। तो बीएस ब्लूम जो है हमारे, है ना, इन्होंने ही व्यवहारगत परिवर्तन के 3 पक्ष बताए, है ना, 3 पक्ष बताए, 3 डोमेन बताए, है ना। कौन कौन से डोमेन बताए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के, यानी टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के 3 पक्ष बताए। कौन कौन से बताए वो हैं, हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं इसकी, है ना। तो कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारा ज्ञानात्मक, यानी कि कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष लिख लिया। यस मैम। अब आ जाते हैं दूसरा भावात्मक पक्ष, जिसे हम अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव कहेंगे। ठीक है, तीसरे में आ जाइए,
तीसरे में आ जाइए, है ना, साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव। साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिख लीजिए, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, यानी कि बीएस ब्लूम ने क्लासिफाई किया हमारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव को और कहा कि टीचिंग जो ऑब्जेक्टिव हैं उनके 3 पक्ष होते हैं, 3 डोमेन होते हैं, 3 आयाम होते हैं। पहला आयाम जो है जिसका संबंध हमारे कॉग्निशन से है, ज्ञान से है। ठीक है, यानी कि 3H की बात की थी, माइंड, हेड, हार्ट और हैंड। 3H की बात की थी, यानी संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक, मस्तिष्क से इसका संबंध हुआ। इफेक्टिव मतलब भाव से, है ना, इमोशन से जुड़ा है, हार्ट से जुड़ा है। और साइकोमोटर मतलब हम क्रियाओं को किस तरीके से करते हैं। क्लियर है? यस मैम। ठीक, यहाँ एक और चीज समझ लेने वाली बात है कि ऐसा नहीं होता है कि एक बार ये हो जाएगा फिर ये होगा देन ए होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक, ऐसा कभी सुना कि एक व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है, पहले उसका ज्ञानात्मक विकास होगा, फिर भावात्मक होगा, फिर क्रियात्मक होगा? ऐसा नहीं है, ये तीनों ही विकास एट ए टाइम चल रहे होते हैं। और सीधी सी बात है कि इसका संबंध इससे होगा तो इसका संबंध इससे भी होगा, सेम टाइम इसका संबंध इससे चल रहा होगा तो इसका इससे चल रहा होगा। ऐसे ही हम इसकी बात इससे करेंगे तो इसकी बात इससे भी करेंगे, है ना, ये दोनों तरफ होगा, एट ए टाइम चल रहा होगा। इज इट क्लियर? तो अब अगर हम इसको मैथमेटिकली दिखाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं। ठीक, तो ये होगा आपका कॉग्निटिव वाला, सी से लिख दे रही हूं मैं, कॉग्निटिव। मेरे में जगह नहीं है व्हाइट बोर्ड में, आप लिख लीजिए कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव। इफेक्टिव लिख लीजिए, और यहाँ पे साइकोमोटर लिख लीजिए। ये बात समझ में आई कि सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी होंगे। क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये जो क्लासिफिकेशन है हमारा, है ना, इसकी अगर हम बात करें तो जो डोमेन टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जो हमने पहला लिखा कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का फर्दर क्लासिफिकेशन जो था वो किसने दिया? बीएस ब्लूम ने दिया, बीएस ब्लूम। कब दिया? 1956 में दिया कॉग्निटिव का। अफेक्टिव की बात करें अगर, अफेक्टिव की बात करें तो ये किसने दिया? करथवाल ने दिया, KRATHWOHL, करथवाल ने दिया। कब दिया? 1964 में दिया। ठीक, अब हम आ जाते हैं किसमें? साइकोमोटर में। साइकोमोटर में आ जाएं तो सिम्पसन ने दिया है इसको, इसका वर्गीकरण SIMPSON, सिम्पसन ने दिया 1969 में। ठीक है, तो जो हमारा टीचिंग ऑब्जेक्टिव है इसके क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्लासिफिकेशन क्या देखा हमने? हमारे कितने पक्ष हुए? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष हुए। ठीक है, अब इसके आगे फिर जब बढ़ेंगे तो ज्ञानात्मक पक्ष का भी वर्गीकरण हुआ, है ना, इसका वर्गीकरण बीएस ब्लूम ने 1956 में किया। इफेक्टिव डोमेन या ऑब्जेक्टिव का क्लासिफिकेशन फर्दर करथवाल ने किया, और साइकोमोटर का किसने किया? सिम्पसन ने किया। और ईयर भी आप याद रखेंगे, बहुत सिंपल है, 1956, 1964, 1969, ये तीनों को याद रखिए। बीएस ब्लूम, के फॉर करथवाल और एस फॉर सिम्पसन। क्लियर?
Yes, ma'am. शिवांशी क्या बात है, सुस्त हो गई? शिवांशी को नहीं समझ में आ रहा? मैम आ रहा है। आ रहा है? भूख लग गई क्या शिवांशी? नहीं, वो बीच में एक्चुअली मैम क्लास वो हो गई थी ना, लेफ्ट। अच्छा, ये निकिता वर्मा यस मैम। समझ में आ रहा है? मैम चलिए ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, इसे रब कर दूं? यस मैम। Yes, चलिए, ma'am. अब हम बात करते हैं, बीएस ब्लूम ने जो 1956 में क्लासिफिकेशन दिया कॉग्निटिव डोमेन, है ना? तो कॉग्निटिव डोमेन की बात करें तो इसके क्लासिफिकेशन के अंतर्गत इसके फर्दर कौन कौन से पक्ष आए हम उसको लिखेंगे, है ना? कॉग्निटिव डोमेन पे आ जाइए। मैं थोड़ा सा पहले इधर को शिफ्ट करती हूँ आपको। अब यहाँ पे हम किसको कर रहे हैं? कॉग्निटिव डोमेन। भूख तो नहीं लग गई आप लोगों को? आंचल? No, ma'am. Ma'am, fast है आज. ओ, सोमवार का व्रत, वेरी गुड। No, ma'am. वो सावन का फर्स्ट है ना, सोमवार हाँ, का. ठीक है ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। बाकी जो जिन बच्चों का व्रत नहीं होगा वो आपको गाली दे रहे होंगे कि आंचल ने खाली फंसा दिया, अच्छा वाला मैम पूछ रही थी, अभी छुट्टी मिल जानी थी। चलिए कोई नहीं, इसके बाद बस पैकअप कर लेंगे। तो कॉग्निटिव डोमेन को जान लेते हैं, क्योंकि ये जब तक हम नहीं पढ़ेंगे ना, एटलीस्ट कॉग्निटिव को अभी पढ़ लेते हैं। इफेक्टिव और साइकोमोटर के नाम देख लेंगे, और उसके बाद हम डिटेल उसकी बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि कॉग्निटिव डोमेन जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो आप लेसन प्लान के ऑब्जेक्टिव नहीं बना पाएंगे। इसलिए मैं इसको आज अभी बिल्कुल खींचती चली जा रही हूँ। 1 बज रहा है तो कोई नहीं, हो जाता ये अभी 10-15 मिनट और दे दो, ठीक है? तो कॉग्निटिव डोमेन की बात करें तो कॉग्निटिव में जो सबसे पहला आता है, इसको मैं और थोड़ा सा जगह बना लेती हूँ बच्चों। कॉग्निटिव में थोड़ी सी जगह बना के यहीं पे कॉग्निटिव डोमेन लिख लेते हैं, ठीक है? कॉग्निटिव डोमेन। अब इसके अंदर सबसे पहला जो आता है, नॉलेज। नॉलेज यानी कि ज्ञान, ठीक है? लिखते चलिए, कॉपी में बनाते भी चलिए। दूसरा आता है अंडरस्टैंडिंग, बोध जिसको कहते हैं, कंप्रिहेंशन भी लिख सकते हैं। तीसरा लिख लीजिए एप्लीकेशन, है ना? प्रयोग जिसको कहते हैं। नेक्स्ट आ जाइए एनालिसिस, विश्लेषण जिसे कहते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, सॉरी सिंथेसिस। सिंथेसिस, है ना? संश्लेषण लिखिएगा हिंदी में। और लास्ट वन इज इवैल्यूएशन। नेक्स्ट वन इज इवैल्यूएशन, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत जो हमारे पक्ष आएंगे, दैट इज नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। इतने पक्ष आएंगे, ठीक है? हिंदी में ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ पे? और अगर आगे पढ़ेंगे डिटेल में तो ऐसा होगा लोअर टू हायर, यानी सबसे लोएस्ट होगा नॉलेज और हाईएस्ट होगा इवैल्यूएशन। क्लियर है? Yes, अब ma'am. आते हैं हम अफेक्टिव पे। इफेक्टिव डोमेन में आ जाइए, है ना? इफेक्टिव डोमेन में सबसे पहले जो चीज आएगी दैट इज रिसीविंग।
ग्रहण करना, रिसीविंग। दूसरा क्या होगा? रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्डिंग अनुक्रिया करना, रिस्पॉन्स करना। थर्ड वन इज वैल्यूइंग, वैल्यूइंग मतलब अनुमूल्यन। नेक्स्ट आ जाएगा कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, यानी कि कॉन्सेप्ट का क्रिएशन जिसको कहते हैं। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, प्रत्ययीकरण जिसको कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आ जाएगा चरित्र निर्माण, यानी कि कैरेक्टराइजेशन। मतलब इतनी प्रक्रिया से जब आप गुजरेंगे तो कैरेक्टर फॉर्मेशन हो जाएगा। कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। तो अफेक्टिव डोमेन अगेन क्या होगा? लोअर टू हायर। रिसीविंग सबसे लोअर स्टेट होगा और कैरेक्टराइजेशन सबसे हायर स्टेट होगा। क्लियर है यहां तक? यस मैम। ठीक है। अब फिर से आप यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम आ जाते हैं साइकोमोटर में, ठीक है। साइकोमोटर डोमेन में आ जाइए। इसमें सबसे पहला आएगा उद्दीपन, यानी कि इम्पल्सन। क्लियर है? उद्दीपन। दूसरा आ जाइए मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन मतलब कि कार्य करना। थर्ड आ जाएगा कंट्रोल, नियंत्रण, कंट्रोल नियंत्रण, ठीक है। कंट्रोल के बाद समन्वय, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेचुरलाइजेशन, मतलब इस स्टेट में आके हम चीजों को बिल्कुल मतलब नेचुरलाइज करना सीख जाएंगे। नेचुरलाइजेशन। लास्ट में आ जाइए हमारा, यहाँ करके क्या हो जाएगा? एनी गेसेस? जनरल। हैबिट फॉर्म हो जाएगा इतने के बाद तो। सो दैट इज HABIT, हैबिट फॉर्मेशन। ठीक, आदत का निर्माण हो जाएगा। ठीक, यहाँ भी अगेन लोअर टू हायर। क्लियर है? जी मैम। तो इतना आपने अब याद रखना है। आज यहीं तक पढ़ाते हैं आपको, फिर आप बिल्कुल पजल्ड हो जाएंगे तो या फिर नॉलेज ये कॉग्निटिव वाला करा ही दूं? नहीं, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं, इसी को पढ़ते हैं, इसके बाद कल पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्या दिखाई दे रहा है कि हमने 3 डोमेन देखे, है ना। कॉग्निटिव किसने दिया था? ब्लूम ने दिया। अफेक्टिव किसने दिया? करथवाल ने दिया। और साइकोमोटर सिम्पसन ने दिया। तो जो दिया उन्होंने वर्गीकरण, तो कॉग्निटिव को जो डिवाइड किया फर्दर, उसके जो टाइप थे ऑब्जेक्टिव के, सबसे पहला ज्ञान से संबंधित उद्देश्य था, यानी कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन में विभाजित किया। और नॉलेज उसका सबसे छोटा एस्पेक्ट था। ठीक, उसके बाद इफेक्टिव जो करथवाल ने दिया, है ना, उसमें रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन की बात की। ठीक, साइकोमोटर डोमेन में इंपल्सन, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, नेचुरलाइजेशन और हैबिट फॉर्मेशन। क्लियर?
यस मैम। ठीक है, सबने राइट डाउन कर लिया ना? जी मैम। ठीक है, चलिए क्लियर कर लेते हैं ड्राइंग को, स्क्रीन शेयरिंग भी बंद कर लेते हैं, आ जाते हैं अपने मेन स्क्रीन पे। हाँ, उसके बाद अब अगर हम बात करते हैं कॉग्निटिव डोमेन की, बस थोड़ा सा इसको पढ़ लो, इसके छुट्टी कर देते हैं। कॉग्निटिव डोमेन की अगर हम बात करें तो हमने क्या देखा, नॉलेज की बात की। नॉलेज का क्या मतलब है कि यहाँ पे जितने भी हमारे वैज्ञानिक तथ्य आएंगे, वैज्ञानिक शब्द आएंगे, जो भी वैज्ञानिक नियम आएंगे, सिद्धांत हो, इन सब का ज्ञान हम कहाँ प्राप्त करेंगे? सब बालक को यहीं पे प्राप्त हो जाएगा। किसमें? नॉलेज सेगमेंट में। यहाँ क्या होगा? यहाँ 3 चीजें होंगी, ध्यान दीजिए, 3 चीजें होंगी, नोट डाउन करना हो कर लीजिए। पहली बात होगी कि जो विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान होगा, ठीक, साधनों तथा स्रोत का ज्ञान होगा, मीन्स और सोर्सेज का ज्ञान होगा, और एक और चीज जो होगी दैट इज मौलिक तथा अमूर्त तथ्यों का ज्ञान होगा। मौलिक तथा अमूर्त तत्वों का ज्ञान होगा। मैम सेकंड में साधन और स्रोत, मीन्स एंड सोर्सेस, नॉलेज ऑफ मीन्स एंड सोर्सेस। क्लियर है? जी मैम। समझ में आ रहा है? पूजा कहाँ बैठी है बेटा? दिखाई भी नहीं दे रही है बिल्कुल। हाँ, दीपिका यस मैम। दिखाई नहीं दे रहा बेटा? मैम मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया। क्यों नहीं किया बेटा? तभी तो कह रही हूँ। अच्छा मैम, मुझे लगा आपने बोला नहीं आज इसलिए। वेरी गुड। हर दिन निमंत्रण पत्र भेजेंगे कि कृपया आप सब कैमरा खोलने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। तो खोल लीजिए, निमंत्रण मिल गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो नॉलेज के अंतर्गत हमने क्या देखा कि वैज्ञानिक तथ्यों को जानेंगे, वैज्ञानिक शब्दों को जानेंगे, वैज्ञानिक नियमों को जानेंगे, जितने भी सिद्धांत होंगे सबका ज्ञान यहाँ इसके अंतर्गत, कॉग्निटिव के नॉलेज के अंतर्गत होगा। तो 3 चीजें बहुत कॉमन होंगी यहाँ पे कि जो स्पेसिफिक फैक्ट्स होंगे उसका नॉलेज होगा उनको, मीन्स और सोर्स का नॉलेज होगा उनको, और जो ओरिजिनलिटी है, मौलिक और अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट जो फैक्ट्स होंगे उनका भी ज्ञान प्राप्त करेंगे। क्लियर है? अब अंडरस्टैंडिंग में क्या होगा, जिसे हम कंप्रिहेंशन या बोध भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो प्राप्त किया गया ज्ञान के संबंध में समझ या बोध यहाँ पे उत्पन्न होगी। मतलब ऊपर जो नॉलेज, जो ज्ञान प्राप्त किया है ना, उसके संबंध में जो इसका उससे उसका संबंध स्थापित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 3 क्षमताएं शामिल होंगी। मतलब जब अंडरस्टैंडिंग होगी तो 3 क्षमताएं यहाँ पे शामिल होंगी। कौन कौन सी क्षमताएं होंगी? अनुवाद करना, ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन। 3 क्षमताएं यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग में, यानी कि अगर कोई कॉन्सेप्ट ऊपर वाले में, अगर किसी बच्चे को तथ्य का ज्ञान हो गया है तो हम कैसे समझेंगे कि उसकी अंडरस्टैंडिंग जनरेट हो गई है? जब वो इस योग्य हो जाएगा कि वो चीजों को ट्रांसलेट कर लेगा, वो उस चीजों को एक्सप्लेन कर पाएगा या इंटरप्रेट कर पाएगा, तो हम समझेंगे कि उसको ऊपर जिसकी नॉलेज उसने ली थी उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? यस मैम। ठीक है, बिल्कुल यहीं पे समझना। और ये जो पॉइंट अब बता रही हूँ ना, यही इंपॉर्टेंट है आपके लेसन प्लान के लिए, क्योंकि हम उद्देश्य बनाएंगे कि छात्र इस योग्य हो जाएंगे कि वह कोशिकाओं के कार्यों की व्याख्या कर पाएंगे। देख रहे हो ना? तो यानी कि वो बोध वाले अंडरस्टैंडिंग में, मतलब अंडरस्टैंडिंग वाले ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। ठीक, इसलिए यहाँ पे जो 3 मैं बताए जा रही हूँ उसको ध्यान से समझना है कि नॉलेज में क्या करेगा बच्चा, कि जो वैज्ञानिक तथ्य होंगे, कॉन्सेप्ट होगा, ये सारी चीजें जो होंगी, सिद्धांत और नियम, इसके बारे में वो क्या करेगा, उसके विशिष्ट तत्वों का ज्ञान प्राप्त करेगा, उसके मीन्स और साधनों को समझेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, साथ में वो उसकी क्या ओरिजिनलिटी है और अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो कैसे है, क्या है, इसकी बात वो सीख लेगा। दूसरे अंडरस्टैंडिंग में वो कॉन्सेप्ट उसके कब जाएगा? जब उसके अंदर 3 क्षमताएं उत्पन्न होंगी।
तीन कौन कौन सी क्षमता उत्पन्न होगी? पहली क्षमता होगी कि ही इज एबल टू ट्रांसलेट, सेकेंड थिंग इज ही इज एबल टू एक्सप्लेन, एंड थर्ड इज ही इज एबल टू इंटरप्रेट द थिंग्स। ठीक, यानी कि प्राप्त किए हुए ज्ञान के संबंध में समझ या बोध का उत्पन्न होना। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक, नेक्स्ट में आ जाइए, एप्लीकेशन के अंतर्गत क्या होगा? तो जो सीखा गया ज्ञान का नवीन और विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग, क्योंकि एप्लीकेशन का मतलब ही प्रयोग है। ठीक है, तो जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया था, जिसको आत्मसात किया था, अब उसका समय आ गया है कि वो उसको प्रयोग में लाए। यानी कि जो सीखा हुआ ज्ञान और जो भी है नवीन ज्ञान जो है उसका वो क्या करेगा, अब इस्तेमाल करेगा। यहाँ इस परिस्थिति में भी उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आ जाएंगी? सामान्यीकरण करने लग जाएगा, जनरलाइजेशन, डायग्नोसिस करने लग जाएगा, निदान करना सीख जाएगा, और तीसरा यहाँ पे वो अप्लाई करना सीख जाएगा, एप्लीकेशन स्टेट में आ जाएगा। तो तीन चीजें हमारा किसमें आ गया? एप्लीकेशन के अंतर्गत आ गया। क्लियर है? यस मैम। ठीक, अब आ जाते हैं हम एनालिसिस में, विश्लेषण में। विश्लेषण क्या होगा कि सीखा हुआ जो भी विषय वस्तु है के विभिन्न तत्वों का वो विश्लेषण कर पाएगा, मतलब अलग अलग चीजों को वो बता पाएगा। यहाँ भी तीन चीजें होंगी इसके साथ। वो एनालिसिस ऑफ एलिमेंट, यानी कि तत्वों का विश्लेषण कर पाएगा, संबंधों का विश्लेषण कर पाएगा, और नियमों का विश्लेषण कर पाएगा। एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का विश्लेषण, संबंधों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप, एंड एनालिसिस ऑफ प्रिंसिपल्स, नियमों का विश्लेषण। और ये तीन तीन जो बताए जा रही हूँ ना, वो याद रखना, ये थ्योरेटिकल जब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो उसमें ये आ जाता है, उनके प्रकारों की व्याख्या करें उदाहरण सहित वो भी। तो यहाँ आपको एग्जाम्पल भी बनाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम सिंथेसिस में। तो जो विभिन्न तत्वों को नवीन ढांचे या संरचना में सम्मिलित करके संपूर्ण उसका निर्माण करेगा, अमूर्त संबंधों की खोज कर पाएगा इस स्टेट में, है ना। एनालिसिस किया, उसके बाद सिंथेसाइज करने की योग्यता हो गई। यहाँ फर्दर और भी कुछ नहीं है इसका। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं मूल्यांकन पे। तो मूल्यांकन जो होगा आंतरिक तथा बाह्य जो मानदंड होंगे, क्राइटेरिया के आधार पर निर्माण करने का जो कौशल या ज्ञान उसने प्राप्त किया है, वही मूल्यांकन कहलाएगा, है ना। तो लोअर लेवल से ये हायर लेवल तक गया, इतना ही आपने अभी सीखना है। अब इसके बाद कल हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन को। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। अब यहीं पे जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम बिहेवियरल टर्म में व्यवहारात्मक रूप में लिखेंगे। कोई नहीं, अभी आपको कल और आप पढ़ लेंगे, फिर आप लेसन प्लान के उद्देश्य बनाना सीख जाएंगे। ठीक है ना। तो देखते हैं फिर अभी लिस्ट ऑफ एक्शन वर्ब, जब तक आप कल की क्लास के बाद आप लेसन प्लान के उद्देश्य बनाना अच्छे से जान पाएंगे। तो इसको एक बार अभी घर जब क्लास अब ओवर हो जाती है, खाना ना खाइए, और जब आप रात को पढ़ने बैठे तो एक बार ही इसको जरूर आप क्या करिए, रीडिंग कीजिए। आपके पास अभी किताब तो होगी नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको अभी नोट सेंड कर देती हूँ, तो एक बार आप उसको सेल्फ स्टडी कीजिए, एक बार रीड आउट कीजिए इतने पोर्शन को। ठीक। अच्छा, लास्ट टाइम का जो कंटेंट आपने मांगा था शायद ग्रुप डायनेमिक्स वाला, वो मैंने सेंड कर दिया है, मिल गया होगा आपको। और पर्सनालिटी चैप्टर के नोट्स भी हिंदी इंग्लिश दोनों में सेंड कर दिए हैं। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए ठीक है, यहीं पे क्लास को खत्म कर लेते हैं और फिर मिलते हैं कल की क्लास में। हाँ, और उसके बाद